हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग यानी उष्मा इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। और देखिए, ये जो पार्ट सेकंड होगा ये क्या होगा, ये आपको और भी आगे चीज़ें बताएंगे, क्योंकि देखिए पार्ट फर्स्ट की वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। तो पार्ट फर्स्ट में जो लोग जुड़े रहे होंगे उनको ज़्यादातर समझ में आएगा। तो चलते हैं देखिए पार्ट सेकंड के। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बताया था, तो पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि जितने भी लॉ हैं, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बता चुके थे, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये आप लोग को सभी बता चुके थे, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जीरोस लॉ बताया था, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ बताया, सेकंड लॉ बताया और थर्ड लॉ भी बताया। बट क्या है, थर्ड लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको सिलेबस में मेंशन है होगा तो भी आप लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो थर्ड लॉ है वो आपको आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा। अधिकतर क्या होता है, फर्स्ट लॉ पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन और न्यूमेरिकल साथ में दे दिए जाते हैं, क्योंकि 2018 में हमने बताया था ऑल टोटल न्यूमेरिकल आया था, बस वन थ्योरी आई थी, ठीक है, एक क्वेश्चन थ्योरी का आया था। अब देखिए, इसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जो हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, मतलब आपको पूछ लेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशंस, उसके बाद प्लस साथ में क्या दे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा। तो अब देखिए, आज हम बात करेंगे उसके आगे जितना भी हमने पार्ट फर्स्ट में करा दिया था। तो जो लोग नहीं देखे पार्ट फर्स्ट, ठीक है, उसे जाकर देख लें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी निकाय के गुण, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, ठीक है, जो हमने ऊष्मागतिकी निकाय बताए थे, सिस्टम बताए थे कि कितने हैं, किसके आधार पर, तो वो सभी आप लोग को देखना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय के जो ये गुण हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, इसे आप लोग को देखना है। तो देखिए क्या है गुण, तो ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी, ठीक है, उसमें उपस्थित द्रव या देखिए ये सब, ठीक है, द्रव या कार्यकारी पदार्थ की लक्षण या व्यवहार क्या कहलाता है, निकाय का गुण कहलाता है। मतलब देखिए, क्या कहने का मतलब है, जितने भी वर्किंग मटेरियल होंगे उनके जो क्वालिटी होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल डिफिनीशन, ठीक है, जितने भी मटेरियल होंगे, कौन से, जो वर्किंग मटेरियल होंगे उनके ही क्या कहलाएंगे, जो क्वालिटी है उसकी, वही हमारा ऊष्मागतिकी निकाय के गुण कहलाते हैं। वह इसको देखिए डिफिनीशन ये आपकी पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, इसको सिर्फ समझना है आपको। तो देखिए, जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, निकाय का गुण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि निकाय की जो क्वालिटी, ठीक है, वो क्या हो, चेंजमेंट ना हो, ऐसा नहीं है। तो वो क्या होती है, एक निकाय से दूसरे निकाय में, क्योंकि आप लोग डिफिनीशन पढ़े होंगे, जो ऊर्जा है वो एक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है, ऊष्मा हुआ, ऊर्जा हुआ, जो भी हुआ। तो उसमें हम बताए भी थे आप लोग को पार्ट फर्स्ट में कि जिसको क्या किया जाए, जो हीट होती है जिसको मतलब एक प्रकार से एहसास किया जाए ताप के ठंडा व गर्मपन का, ठीक है। अब देखिए, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि निकाय का गुण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जो सेकंड है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है निकाय के प्रमुख गुण। निकाय के प्रमुख गुण जैसे जो हमारे क्वालिटी हो गए, जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, आयतन हो गया, जो हमारा देखिए प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, और इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी तो आप लोग दाब जो है, प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है, और वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी आप लोग को सिर्फ हम ये तीन बताएंगे, ठीक है, इन तीनों को साथ में लेकर चलेंगे कि ये तीन क्या है, क्योंकि देखिए कई बार एंथैल्पी और एंट्रोपी की डिफिनीशन पूछी गई है, ठीक है। तो इसको हम बताने की आपको बताएंगे, ठीक है। और बाकी ये आप लोग इनको इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, बेसिक है। अब देखिए, एंट्रोपी क्या है, पहले बात करते हैं एंथैल्पी की। पहले देखिए, पहला तो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मान लीजिए कोई हमारी क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा जब कोई सिस्टम हो गया, ठीक है, तो इसके जो जितने भी क्या होंगे, अंदर की ओर जो ऊर्जा लगेंगी उसे ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अंदर की ओर कैसे, मतलब, तो देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई एक मान लीजिए सिस्टम है,
ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है, ठीक है, पॉइंट है। तो इस ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये सिस्टम है, इसके अंदर एक जो पॉइंट है मेन केंद्र बिंदु या मेन बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए जितने भी ये पिंड के जो सरफेस है, ठीक है, उससे जो दबाव पड़ेगा, ठीक है, जब दबाव पड़ेगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स भी लगेगी, एनर्जी भी क्या होगी, लगेगी। तो ये जो हमारा अंदर की एनर्जी लग रही, यही हमारा इंटरनल एनर्जी कहलाती, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं सीधा एंथैल्पी, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे किस पर, तो हम बात करेंगे एंथैल्पी पर। तो एंथैल्पी ये क्या होती है, तो देखिए कुछ नहीं, आप लोग को सीधा एक चीज़ याद रखना है, इतना सिंपल डिफिनीशन आप लोग को नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो इसलिए वो हम इतना सिंपल बना देंगे, आप लोग तुरंत याद कर लेंगे इसको, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अब देखिए एंथैल्पी, मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, निकाय है, तो इसमें जो जितनी भी ऊर्जा लगेगी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पूरी ऊर्जा, निकाय में जो पूरी ऊर्जा लगती है उसे ही एंथैल्पी कहा जाता है। खत्म काम, ठीक है। निकाय में जो संपूर्ण ऊर्जा या पूरी ऊर्जा लगती है उसे ही एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। याद, उम्मीद करते हैं याद हो गई होगी, ठीक है। फिर से देखिए, ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, कह रहा है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो निकाय की जो पूरी ऊर्जा होगी, इसमें जितनी भी ऊर्जा लगेंगी, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा एंथैल्पी कहलाएगा। एंथैल्पी क्या, अब देखिए इसमें जो ऊर्जा लग रही है, संपूर्ण ऊर्जा या पूरी ऊर्जा, ये किस रूप में होंगी, तो जैसे मान लीजिए संपूर्ण ऊर्जा जो है ये प्रवाह ऊर्जा के रूप में होंगी, ठीक है, प्रवाह ऊर्जा, और आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी के रूप में होंगी, ठीक है। अब देखिए प्रवाह ऊर्जा, ये आंतरिक ऊर्जा तो आप लोग को समझा भी दिए हैं। प्रवाह ऊर्जा ये क्या होती है, तो ये एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी ही होती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जितने भी मैकेनिकल के रूप में एनर्जी यूज हो रही है, मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, जितने भी जो मशीनें होती हैं या कोई भी टूल्स है, ठीक है, उसमें जितनी भी ऊर्जा लगेगी वही हमारा मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं, इसे H से डिनोट करते हैं, किससे, H से इसे डिनोट करते हैं। और देखिए H बराबर क्या होता है, H बराबर तो FPV, ठीक है, और प्लस U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा है एक प्रकार से, और P प्रेशर है, V वॉल्यूम, ठीक है। S क्या है, H एक एंथैल्पी है, H ही क्या है, एंथैल्पी है, ये हमारा क्या है, एंथैल्पी है, ठीक है। देखिए अगर बात करें, यहीं से इसकी यूनिट भी निकलती है, यहीं से क्या होगी, इसकी यूनिट भी निकलेगी। यूनिट क्या निकल रही है, तो देखिए हमारी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये हमारी इसकी यूनिट है। तो याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में अगर इतना भी लिख दिया आप लोगों ने तो एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब देखिए बात करते हैं, बात हो रही है एंट्रोपी की। तो अब एंट्रोपी समझ लीजिए, एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या होती है, तो देखिए ये एक प्रकार की फलक होता है, मतलब उष्मा जितनी भी होती है, क्योंकि थर्मल में आपको अधिकतर उष्मा ही मिलेगा, ठीक है, उष्मा हिस्से ही रिलेटेड है। तो देखिए ये उष्मा का एक प्रकार का फलक है, ठीक है, जो क्या करता है, उष्मा को कार्य में बदलने का मतलब प्रयत्न करता है, ठीक है। उष्मा को, हीट को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है या प्रैक्टिस करता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे हम उसके आगे जो पॉइंट है, निकाय के गुणधर्म को मुख्यतः निम्न आधार पर परिभाषित किया गया। मतलब जो निकाय का गुणधर्म है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको क्या किया गया है, इसको अलग जो कई बेस पर इसको डिवाइड किया गया है और परिभाषित किया गया है। तो देखिए पहला जो है बिंदु फलन गुणधर्म यानी पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है, तो देखिए इसको समझ लीजिए। किसी निकाय में ऊष्मागतिकी प्रक्रम यानी जो प्रोसेस है के दौरान जब निकाय में उपस्थित द्रव या कार्यकारी पदार्थ प्रक्रम के पथ पर निर्भर ना हो, ठीक है, ना हो या ना होकर प्रक्रम के उस बिंदु पर निर्भर करते हैं जिस पर लक्षण या व्यवहार को मापते हैं, बिंदु फलन गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं है, मान लीजिए हमारा कोई निकाय है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, मान लीजिए तो इसमें जो हमारी वर्किंग मटेरियल होगी, जितने भी हमारे वर्किंग मटेरियल होंगे, ठीक है, ये हमारा कोई मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है उसके पथ पर निर्भर ना होकर, मतलब मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर है तो ये हमारा पथ भी होगा, ठीक है, यहाँ पर जब जाएंगे तो ये हमारा एक प्रकार से पथ है। तो कह रहा है क्या कि जो पथ है,
ठीक है, उस पर निर्भर नहीं रहते, डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन क्या होता है, जो ये पॉइंट है इस पर ही डिपेंड होते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पथ या मार्ग फलन गुणधर्म, यानी जो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है इसके बारे में। तो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी क्या है, ये इसके बेस पर देख लीजिए। तो देखिए किसी निकाय में ऊष्मागत की जो प्रक्रम है उसके दौरान जब निकाय में उपस्थित द्रव या कार्यकारी पदार्थ प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है, जिस पर लक्षण या व्यवहार को मापते हैं, ना कि प्रक्रम के किसी बिंदु पर पथ या मार्ग। अब देखिए कुछ नहीं, ये हमारा कोई सिस्टम है। अब कह रहा है ये जो सर्कुलर सिस्टम, जो सर्कुलर पाथ होगा इस पर ही निर्भर करेगा, ये पॉइंट पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यही समझाना था इसमें। अब देखिए गुणधर्म का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये देखिए क्या है, तो ये टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों ही क्या है, अंदर और बाहर जो प्रॉपर्टी लगती हैं वही कह रहा है। ठीक है, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यह एक किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिसका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर हमारा कोई द्रव्यमान लग रहा है। ठीक है, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी सिस्टम होते हैं हर में द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान सब में होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि जो हमारा मटेरियल है उसको जो द्रव्यमान पर वो क्या करेगा, डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यही हमारा कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो देखिए इसी को दूसरे रूप में भी इसको बताया गया है कि वह गुणधर्म जो निकाय के संपूर्ण पदार्थ के कई हिस्से करने के पश्चात भी उनका मान प्रत्येक हिस्से के लिए समान होता है, यही हमारा ये कहलाता है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इसका भी क्या मतलब है, मतलब कई हिस्से करने के बाद क्या करता है, उसका जो मान होता है प्रत्येक हिस्से के मान के समान होता है। अगर मान लीजिए को हमने कई इसके डिवाइड कर दिए, एक दो मतलब एक पार्ट में काटा, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में और 5 पार्ट में। ठीक है, इसको हम काट दिए, तो यही हमारा जो क्या होगा, ये एक समान रूप से हम काटेंगे इसको। ठीक है, मतलब समान रूप से, मतलब एक प्रकार से इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो यही कह रहा है कि हमारा गुणधर्म यही कहलाएगा। ठीक है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा यही कहलाएगा। बात करते हैं आगे क्या कह रहा है, तो इस गुणधर्म के लिए परिवेश का जो संदर्भ है, मतलब परिवेश एक प्रकार से एंट्री। ठीक है, तो संदर्भ आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, इसमें इसको कुछ ज़्यादा वो देखने लायक नहीं है। ठीक है, देखिए अब अगला क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, इसको जान लीजिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक मास हो गया, आपेक्षिक भार यानी रिलेटिव वेट हो गया, विशिष्ट भार यानी स्पेसिफिक जो हमारा वेट हो गया। ठीक है, विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ठीक है जो ग्रेविटी है, ये हमारा सभी क्या है, तो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के उदाहरण है। यही बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिसका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसमें क्या था, तो मास पर डिपेंड नहीं था, इसमें क्या है, मास पर डिपेंड है। तो बस यही समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो उदाहरण हो जाएगा, ये देखिए ये जो गुण है ये निकाय के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब कह सकते हैं एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होगी ये क्या होगी, द्रव्यमान के समानुपाती होगी। मतलब जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब इंक्रीज करेगा तो द्रव्यमान भी इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई और मास हो गया और वेट हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को एक चीज़ और बता दें, कहीं हम और आए हुए हैं, ठीक है, घर पर नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग को थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग को अब लेट नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब कहीं और है तो सेटअप आप मेरा बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं आगे, जो साम्यता है यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं जो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऊष्मागत की ये शून्यवां नियम हमने बता दिया था कि क्या होता है शून्यवां नियम, और इसमें क्या कह रहा है, इसके सिद्धांत प्रिंसिपल को जानेंगे। देखिए हमने बताया था एक मान लीजिए कोई ए निकाय है और बी निकाय है, ये दोनों जब क्या होंगे, किसी तीसरे निकाय सी के साथ साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होंगे, ठीक है, तो आपस में ये क्या होंगे, ऑलवेज एक दूसरे के
साम्यक या साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, जैसे ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, आपस में ही समान अवस्था में होंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं तापीय साम्यता। ये हमने बता दिया था थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए ये पहले इसको देख लीजिए। साम्यता किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच समानता को दर्शाता है। ठीक है, समान रूप को। ठीक है, याद रखेंगे। समानता जो है साम्यता, ये 4 प्रकार की होती है। तापीय साम्यता, यांत्रिक साम्यता और रासायनिक साम्यता, और देखिए ऊष्मागत की साम्यता। तो हमने ये तो बता दिया था थर्मल साम्यता, जो कि शून्य नियम होता है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखने की। बात करते हैं यांत्रिक साम्यता। तो यांत्रिक साम्यता क्या होती है, तो देखिए जो हमारी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ये क्या होता है। तो बात देखिए, किसी निकाय को यांत्रिक साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच बल साम्य अवस्था में, मतलब जो बल होगा, मान लीजिए F1 लगेगा किसी पॉइंट सिस्टम में, F2 लगेगा, F3 लगेगा, ये तीनों ही क्या होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, और निकाय में कई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, मतलब जो अनबैलेंस फोर्स है वो कार्य नहीं करना चाहिए। यांत्रिक साम्यता तभी संभव है जब निकाय के अंदर का दाब समान हो, मतलब ये हमारा सिस्टम है, इसके जो अंदर प्रेशर लग रहा है ये हमारा समान हो, इक्वल हो। ठीक है, तथा निकाय परिवेश के बीच कोई दाबांतर भी ना हो। जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा वो भी नहीं होना चाहिए, जैसे ये लग रहा है। अब देखिए अगला है रासायनिक साम्यता यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी निकाय को रासायनिक साम्यता में तब कहा जा सकता है, तो देखिए कब कहा जा सकता है, तो देखिए हमारा तब कहा जा सकता है जब निकाय क्या हो, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो उसमें। ठीक है, जैसे कोई भी जो केमिकल है, इसको देखने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं, क्योंकि केमिकल कह रहा है, केमिकल से रिलेटेड है। ऊष्मागत की ये इंपॉर्टेंट है, ऊष्मागत की साम्यता यानी थर्मल, जो हमारा ये देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होगा। किसी निकाय को ऊष्मागत की साम्यता में तब कहा जा सकता है जब क्या हो, जब इसमें एक प्रकार की साम्यक अवस्था हो। ठीक है, मतलब रासायनिक साम्यता हो। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक साम्यता से रिलेटेड है, ये थोड़ा इसी से रिलेटेड है। ठीक, ताकि इसी की डिफिनेशन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो रासायनिक साम्यता जो रासायनिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो साम्य अवस्था में हो, और इसमें कह रहा है ऊष्मागत की साम्यता में जितनी भी रासायनिक साम्यता है उसी के अंतर्गत देखिए जब क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन होगी वो हो साम्य अवस्था में। ठीक है, तो यही सब कुछ समझाना था आप लोगों को। अब देखिए मिलेंगे अगले अगले वीडियो पर। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर जैसा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट।